दोस्तों, एक घुसो इंस्पेक्टर एक आदमी को पकड़कर थाने पर लाता है और कहता है कि तेरे ऊपर तीन तीन चार्ज लगा हुआ है। एक तो तू दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और दूसरा तू एक मजदूर का एक्सीडेंट किया है और तीसरा अगर वो मजदूर मर जाएगा तो तेरे को बहुत लंबी सजा हो जाएगी और इसमें अस्पताल का खर्चा है, वकील का खर्चा है, जज साहब का खर्चा है, बहुत सारा खर्चा जुड़वा आता है। और कहता है कि कल कुल मिलाकर रुपए लाख का खर्च आएगा और मीडिया में तेरा नाम अलग फैलेगा, जो तेरे साथ परेशानी होगी वो अलग होगा। क्या बोलना चाहता है बता, मैं तेरे नाम का एफआईआर दर्ज कर लूं या फिर कोई सेटलमेंट करना चाहता है? तब दोस्तों वह व्यक्ति कहता है कि साहब देख लीजिए, सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तब दोस्तों काफी देर बातचीत होती है और 25 लाख में मामला सेट हो जाता है। अब दोस्तों इंस्पेक्टर थाने से बाहर निकलता है और जिसके घर का सदस्य का एक्सीडेंट हुआ था उसको लाठी डंडे से और लात घुसे से मारने लगता है। दोस्तों इंस्पेक्टर कहता है कि भूखे नंगे लोग तुम लोग जानबूझकर अमीरों की गाड़ी के नीचे टकराते हो ताकि तुम लोग को अच्छा खासा मुआवजा मिल सके और थाने पर आकर हंगामा करते हो। दोस्तों वो बेचारे गरीब लोग ना दोनों हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखकर उनसे भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे साथ इंसाफ कब करोगे। भगवान से रो रो कर वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि क्या इस दुनिया में हमें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। तभी दोस्तों सायरन बजते हुए एक गाड़ी वहां पर आती है और उस गाड़ी से उतरते हैं एसीपी सिंधे साहब। दोस्तों एसीपी सिंधे साहब को देखते ही जो इंस्पेक्टर था काली चरणन उसकी हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि एसीपी सिंधे साहब तो 2 साल पहले ही मर चुके थे, लेकिन यह अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं। दोस्तों आखिर क्या राज था एसीपी सिंधे साहब का और कैसे वो अपने आप को मृत्यु साबित करके गरीब लोगों को इंसाफ दिलाते थे और गुनहगार को सजा दिलाते थे। दोस्तों ये बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही रसमय कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी से। दोस्तों वहां पर एक आईपीएस की ट्रेनिंग हो रही थी और उसी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम सिंधे साहब भी ट्रेनिंग दे रहे थे। दोस्तों विक्रम सिंधे साहब बहुत बहादुर थे, बहुत ईमानदार थे और विक्रम साहब का जब ट्रेनिंग समाप्त होता है ना तो उनको महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में एक एसीपी के तौर पर तैनात कर दिया जाता है। दोस्तों उस समय सिंधे साहब नौजवान थे, शरीर से तगड़े थे और बिल्कुल जोश में थे, नए नए जोश में थे और गरीबों को न्याय दिलाना वो शुरू कर देते हैं। दोस्तों कहीं भी क्राइम होता था तो तुरंत वहां पर जाते थे और मुजरिम को पकड़कर तुरंत उसको वहीं पर सजा देते थे। और दोस्तों ऐसे ही एक बार की बात है, एक बहुत बड़े नेता के बेटे के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था तो एसीपी सिंधे साहब उसके घर पर जाकर उसको पकड़कर थाने पर लेकर आए थे और उसकी खूब पिटाई किए थे, उसकी खूब धुलाई किए थे। तो दोस्तों जो नेता के लोग थे, जो नेता के चमचे थे, वो लोग थाने पर आकर सिंधे साहब को धमकी देने लगे थे, उनको जान से मारने के लिए बोलने लगे थे। तो दोस्तों सिंधे साहब नेता के बेटे को इतना ज्यादा मारे थे उस समय ना कि सभी लोग वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। अब दोस्तों जो नेता था ना, जो उस बेटे के पिताजी थे नेता थे, वो डीजीपी को फोन करता है और अपने बेटे को बचाने की सिफारिश करने लगता है। तो दोस्तों डीजीपी साहब एसीपी सिंधे साहब को फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई छोड़ दो, नेता का लड़का है, बड़े आदमी लोग हैं, तुम्हारे पर बहुत कार्रवाई हो सकती है, तुमको निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एसीपी सिंधे साहब डीजीपी साहब की बात को नहीं सुनते हैं और अपने फैसले पर अमल रहते हैं। अब दोस्तों वो नेता जब चारों तरफ से अपना सोर्स पानी लगाकर देख लेता है और सिंधे साहब किसी की बात नहीं सुनते हैं तो दोस्तों नेता जो है ना, वह खुद चलकर थाने पर आता है और एसीपी सिंधे साहब को और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगता
है और क्या कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बच्चे को, सबको जान से मार दूंगा। तब दोस्तों एसीपी सिंधे साहब कहते हैं कि तुमको जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लेना, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ये किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद किया, उसके साथ बलात्कार किया है, तो मैं इसकी भी जिंदगी बर्बाद करूंगा। दोस्तों उसी थाने में एक रमेश नाम का कांस्टेबल था जो कि एसीपी साहब के साथ बहुत करीबी था, उनको बहुत लाइक करता था क्योंकि उनके काम करने के तरीके से, गरीबों की मदद करने के तरीके से वो बहुत ज्यादा खुश रहता था। और दोस्तों इसीलिए सिंधे साहब को बहुत ज्यादा मानता था और हमेशा उनके साथ गाड़ी में आता जाता रहता था, क्योंकि दोस्तों वह भी एक ईमानदार पुलिस वाला कांस्टेबल था। तभी दोस्तों एसीपी सिंधे साहब के मोबाइल पर एक फोन आ जाता है और उस फोन को सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं, उनकी पूरी दुनिया चुटकी में उजड़ जाती है। दोस्तों जब फोन आता है तो उधर से एक व्यक्ति कहता है कि साहब आपके माता पिता को, आपके बीवी बच्चों को कोई गोली मार दिया है, हमको लग रहा है कि शायद कोई हत्या करके चला गया है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर ना जो सिंधे साहब थे एसीपी साहब, वो बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी सरकारी गाड़ी निकालते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों एसीपी सिंधे साहब जब अपने घर पहुंचते हैं ना तो वो देखते हैं कि उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके माता पिता चारों तरफ मरे हुए हालत में बिखर पड़े हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको मारकर कोई वहां से चला गया है। दोस्तों सिंधे साहब को समझने में देर नहीं लगती है कि उनके परिवार के लोगों को कौन मार सकता है, लेकिन दोस्तों सिंधे साहब जैसे ही उनको फोन आया था और वह थाने से बाहर निकले थे, तभी दोस्तों वहां पर नेता आ गया था और नेता आकर सब इंस्पेक्टर कालीचरण के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां पीने लगा था, सिगरेट वगैरह पीने लगा था। दोस्तों नेता सब इंस्पेक्टर से कहता है कालीचरण से कि एसीपी के परिवार वाले तो अब चले गए, अब बैठ के ठन ठन गोपाल करेगा और अब उसकी गाड़ी में मैं बम भी लगा दिया हूं, वो भी कुछ देर में यहां से 9211 हो जाएगा, इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अब दोस्तों जो रमेश कांस्टेबल था ना वो भी वहीं पर खड़ा था और ये सारी बातें वो सुन लेता है तो तुरंत थाने से बाहर जाता है और एसीपी साहब को फोन करके पूरी घटना के बारे में बताता है कि आपके घर वाले को नेता ही मरवाया है और आपकी गाड़ी में नेता बम भी लगवाया है, जल्दी से उस गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग जाए। अब दोस्तों एसीपी साहब सोचने लगते हैं ना कि ये लोग सभी लोग मिलकर मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए दोस्तों वो सोचते हैं कि मुझे मरना ही पड़ेगा। दोस्तों एसपी साहब अपने सरकारी गाड़ी को एक पहाड़ी के खाई में लगा देते हैं और वहां से वो गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों एसीपी साहब एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें एक एक करके जो भी अपराधी उनके माता पिता को, उनकी बीवी को, बच्चों को मारे थे, वो सभी अपराधी एक एक करके फंसते चले जाते हैं। दोस्तों उनकी सरकारी गाड़ी में बम ब्लास्ट हो जाता है तो हर जगह न्यूज मीडिया में यही चलने लगता है कि सिंधे साहब शहीद हो गए हैं और उनकी गाड़ी में बम लगा था, बम के साथ साथ वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, वो भी ब्लास्ट हो गए हैं। इस तरीके की बात न्यूज में लगातार चलने लगती है, फैलने लगती है। दोस्तों जो अपराधी लोग थे ना वो लोग इस खबर से तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जो ईमानदार पुलिस वाले थे, जो ईमानदार लोग थे, वो लोग इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक ईमानदार पुलिस वाला इस दुनिया से चला गया, वह शहीद हो गया है। अब दोस्तों यहाँ से विक्रम सिंधे साहब के गुमनामी का सफर शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उनका वफादार जो मित्र कांस्टेबल रमेश था वो थाने से हर छोटी बड़ी जानकारी विक्रम सिंधे साहब को फोन करके बताता था। तभी दोस्तों एक दिन एक बिल्डर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर लोग होते हैं, वो थाने पर जाता है और सब इंस्पेक्टर काली चरण से कहता है कि जहां पर हमारा मल्टी कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पर बिल्डिंग गिर गया है और 10 मजदूर गिरकर मर गए हैं, इस केस को यहीं पर रफा दफा करो, मैं तुमको 0000 भिजवा दूंगा। लेकिन ये बात सोशल मीडिया के द्वारा खबर में नहीं आनी चाहिए और मीडिया को पता नहीं चलनी चाहिए। अब दोस्तों इस तरीके से जो बिल्डर है ना वहां से जहां
बिल्डिंग बन रही थी जहां पर मजदूरों का मौत हुई थी, वहां पर पहुंच जाता है तो देखता है कि सभी मजदूर इकट्ठा होकर हड़ताल किए थे। तभी दोस्तों बिल्डर ठेकेदार को बुलाता है और कहता है कि ये सभी मजदूर पैसे के भूखे होते हैं, इनके मुंह पर पैसा फेंको और उनके बॉडी को जल्दी से जल्दी दफना दो, इस मामले को यहीं पर रफा दफा करो। दोस्तों वो कहता है ना कि ये मजदूर लोग कीड़े मकड़े होते हैं और मरने के लिए ही तो ये लोग पैदा होते हैं, इनको कुछ पैसे का लालच दो और मामला रफा दफा करो। अब दोस्तों जो बिल्डर था ना वो ठेकेदार को 10 लाख रुपए का रकम देता है और कहता है कि ये पैसा इन सब में बांट दो और जल्दी से इनके बॉडी को दफना हो। तो जो ठेकेदार है वो मजदूरों को थोड़ा थोड़ा पैसा करके बांट देता है और जो पैसा बचता है वो पैसा अपने पास रख लेता है। और दोस्तों फिर से वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। तभी दोस्तों रमेश कांस्टेबल जो एसीपी सिंधे साहब का मित्र था, उनका जाबाज कांस्टेबल था जो कि ईमानदार पुलिस वाला था, वो थाने से ये सारी जानकारी विक्रम सिंधे साहब को बता देता है। तो विक्रम सिंधे साहब रात के 12 बजे के आसपास उस कंस्ट्रक्शन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ठेकेदार को मारकर वहीं पर लटका देते हैं। और दोस्तों उसी के एक चमचे से बिल्डर को फोन करवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ठेकेदार की मौत हो गई है, उसकी बॉडी यहाँ बिल्डिंग से लटक रही है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो दोस्तों जो बिल्डर था ना, जो पैसा लगा रहा था बिल्डिंग को बनवाने के लिए, जो मालिक था वो जल्दी बाजी में भागते हुए उस कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है तो देखता है कि ठेकेदार बिल्डिंग से लटका हुआ है और बगल में एसीपी विक्रम सिंधे साहब बैठकर अपने चाय वगैरह सिगरेट वगैरह पी रहे हैं। दोस्तों वो बिल्डर्स जब सिंधे साहब को अपनी आंखों से देखता है ना तो उसकी नानी मर जाती है और भूत भूत कहकर वो चिल्ला चिल्ला कर भागने लगता है। क्यों क्या दोस्तों इस बिल्डर की और इस नेता की जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, जितने भी वो इस इंस्पेक्टर था थाने का काली चरण, ये सभी लोग मिलकर एसीपी सिंधे साहब के परिवार वालों को मारे थे। और दोस्तों एसीपी सिंधे साहब छुपकर अपने आप को मृत्यु घोषित साबित करके इन सभी लोगों से बदला ले रहे थे। दोस्तों आगे इस कहानी में बहुत कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जो विक्रम सिंधे साहब थे ना, जब वो बिल्डर वहां से भागने लगता है तो अपने पॉकेट से पिस्टल निकालते हैं और दोस्तों उसको भी वहीं पर गोली मार के उसको भी उसी बिल्डिंग से लटका कर वहीं पर चले जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन जब लोग वहां पर जाते हैं, उन लोग को यह नजारा दिखाई देता है कि 2 लोग की बॉडी वहां बिल्डिंग से लटकी हुई है। तो दोस्तों न्यूज मीडिया में हर जगह ये बात चलने लगती है कि आखिर हत्यारा कौन है और कौन इस तरीके से लोगों को मार रहा है और कौन है जो इतने बड़े बड़े बिल्डरों का सफाया कर रहा है। तो दोस्तों आम जनता में से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ बिल्डर मर गया, बहुत घुस लेता था, बहुत जमीन हड़पा था, लोगों के साथ अन्याय किया था। तभी दोस्तों होता क्या है ना कि जैसे ही ये मामले को 4-5 दिन गुजरता है, तभी दोस्तों 810 मजदूर लोग क्या कर रहे थे ना कि वो काम करके और हाईवे से होते हुए जा रहे थे और एक अमीर बाप का लड़का अपनी लग्जरी गाड़ी से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी दोस्तों वो गाड़ी जो है ना एक मजदूर से जाकर टकरा जाती है और दोस्तों वो लड़का बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब दोस्तों आनंद फानन में सभी लोग उस लड़के को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाते हैं। वहां पर पुलिस भी आती है और जब पुलिस आती है तो वही घुसकर पुलिस काली चढ़ वहां पर आता है और उस लड़के को जो लग्जरी गाड़ी चला रहा था उसको गिरफ्तार करके अपने थाने पर लेकर आता है। अब दोस्तों इंस्पेक्टर काल चरण उस अमीर लड़के से पूछता है, समझाता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करूंगा तो तुम्हारे ऊपर लंबी सजा हो जाएगी, कम से कम 10-12 साल तो कहीं नहीं गया है, इतना दिन तुमको जेल में रहना पड़ेगा, ऊपर से तुम्हारे माँ बाप को केस भी लड़ना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का खर्च भी देना पड़ेगा, वकील का खर्च देना पड़ेगा, जज साहब का खर्च देना पड़ेगा, और तो और जिस गरीब का तुम एक्सीडेंट किए हो अगर वो मर जाएगा तो उसको मुआवजा भी देना पड़ेगा, और जब तक वह अस्पताल में जीवित है उसका इलाज हो रहा है तब तक अस्पताल का खर्चा भी देना पड़ेगा। कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे नाम पर एफआईआर दर्ज कर दूं या फिर तुम सेटल करना
चाहते हो कुछ बात करना चाहते हो तब। दोस्तों वो लड़का हाथ जोड़कर कहता है कि साहब मैं आपको रुपए लाख दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा और 25 लाख में ये मामला सेटल करिए और ये यहीं पर ये सब रफा दफा करिए। अब दोस्तों 25 लाख में सारा मामला सेट हो जाता है तो इंस्पेक्टर कालीचरण रमेश कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है कि नेता के बेटे को भाई साहब ये साहब को चाय पिलाओ क्योंकि भाई डील डन हो गई है, रुपए लाख मिलने वाला है। तो दोस्तों रमेश कांस्टेबल बाहर जाता है, चाय लेकर आता है और नेता के बेटे को बैठाकर चाय पिलाता है। उधर दोस्तों थाने के बाहर जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसके परिजन लोग, उसके माता पिता लोग थाने के बाहर बहुत हंगामा खड़ा कर दिए थे और शोर शराबा कर रहे थे। तो कालीचरण इंस्पेक्टर अपनी केबिन से निकलता है और डंडा उठाकर उन गरीब लोगों को पीटने लगता है। दोस्तों बहुत ज्यादा उन लोग को मारने लगता है और कहता है कि तुम साले गरीब लोग कीड़े मकड़ों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो और जानबूझकर अमीरों की गाड़ी के नीचे आकर खुद दब जाते हो ताकि तुमको मोटी रकम मिल जाए और अच्छा खासा मुआवजा मिल जाए और तुम लोग का जिंदगी आराम से गुजर जाए। साले तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी तुम लोग को गिरफ्तार करके झूठी केस में डाल के जेल के अंदर डाल दूंगा और सजा कटवा दूंगा। दोस्तों वो गरीब मजदूर लोग ना हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और भगवान से विनती करने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ आप इंसाफ कब करोगे। ये सब रो रोकर भगवान से गुहार लगाने लगते हैं। तभी दोस्तों वहां पर सायरन बजते हुए गाड़ी थाने के अंदर आती है। उस गाड़ी से कोई और नहीं उतरता है बल्कि उस गाड़ी से एसीपी विक्रम सिंधे साहब उतरते हैं जो गरीब लोगों को इंसाफ दिलाते थे। दोस्तों सिंधे साहब देखते हैं कि कांस्टेबल रमेश वहां पर सामने खड़ा है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल रमेश इकलौता ऐसा कांस्टेबल था जो एसीपी सिंधे साहब से बहुत खुश रहता था। दोस्तों जब सिंधे साहब कालीचरण के ऑफिस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं तो कालीचरण सिंधे साहब को जब अपनी आंखों के सामने देखता है ना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन के सट जाते हैं। दोस्तों वो एकदम से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। दोस्तों इंस्पेक्टर कालीचरण सोचने लगता है कि एसपी विक्रम सिंधे साहब तो 2 साल पहले ही मर चुके थे और हम ही लोग मिलकर इनको मारे थे, लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं। तभी दोस्तों एसीपी सिंधे साहब रमेश से कहता है कि रमेश भाई एक कप चाय लाना, मैं पीना चाहता हूं। तो दोस्तों रमेश तुरंत बाहर जाता है और चाय लेकर आता है और सिंधे साहब को चाय लाकर दे देता है। तब दोस्तों सिंधे साहब रमेश से पूछते हैं कांस्टेबल से कि रमेश भाई यहाँ पर मामला क्या है। तब रमेश बताता है कि सर ये अमीर बाप का लड़का है, मजदूर के लड़के का एक्सीडेंट कर दिया है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है, पता नहीं बचने की हालत में वो नहीं लग रहा है। तब दोस्तों सिंधे साहब कहते हैं कि अभी तक इसको लॉकअप में क्यों नहीं डाला गया है, इसको बाहर क्यों बैठाया गया है। तब दोस्तों रमेश कहता है कि सर अभी तो यहाँ पर सेटलमेंट हो गया है, 25 लाख में सब कुछ तय हो गया है। तब दोस्तों विक्रम सिंधे साहब रमेश को कहते हैं कि एक काम करो, तुम उस लड़के को मेरे पास बुलाओ। और जब रमेश सिंधे साहब के पास उस लड़के को लेकर आता है नेता के बेटे को, तो सिंधे साहब उससे कहते हैं कि बेटा जो तुम 25 लाख हिस घुसकर पुलिस वालों को देने वाले थे वो रुपए लाख कल के कल तुम गरीब आदमी के परिवार को दे देना जिसका एक्सीडेंट किए हो, नहीं तो अंजाम क्या होगा तुम सोच लेना। उसके बाद दोस्तों एसीपी सिंधे साहब डंडा उठाते हैं और जो इंस्पेक्टर था उसको बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं और फिर उसके पैरों में रस्सी बांधते हैं और वहीं पंखे से लटका कर और इतना पिटाई करते हैं, 3rd डिग्री च टॉर्चर देते हैं कि दोस्तों वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों वो लड़का जब देखता है कि एक पुलिस वाला एसीपी साहब एक पुलिस वाले को इस तरीके से मार कर मौत के घाट उतार दिए हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब दोस्तों एसीपी साहब उस पुलिस वाले को मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों कुछ देर बाद वहां पर मीडिया वाले आते हैं, कालीचरण के तस्वीर खींचने लगते हैं और न्यूज में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं कि आखिरकार कौन व्यक्ति है जो इस तरीके से पुलिस वालों को और बड़े बड़े माफियाओं को मार रहा है, मौत की घाट उतार रहा है। तभी दोस्तों वहां पर डीजीपी साहब आ जाते हैं
और रमेश कांस्टेबल से पूछते हैं कि रमेश भाई, तुम तो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, तुम्हारी ड्यूटी लगी थी, तुम बताओ यहाँ पर कौन आया था और कौन मारा है इस तरीके से। इनको तब दोस्तों रमेश हकीकत के बारे में बता देता है और कहता है कि सर, यहाँ पर एसीपी विक्रम सिंधे साहब आए थे और वही मारकर इनको चले गए हैं। अब दोस्तों डीजीपी साहब जब इस तरीके की बात सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि रमेश, तुम पागल वगल हो गए हो क्या? तो दोस्तों रमेश कहता है कि सर देखिए, ये लोग बहुत गलत काम कर रहे थे और एसपी साहब के परिवार को यही लोग मारे हैं। मैं जानता हूँ, इसलिए एसपी साहब की आत्मा जो है इन लोग से बदला ले रही है और एक एक करके इन लोग को मौत के घाट उतार रही है। तब दोस्तों डीजीपी साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जाकर अपना इलाज कराओ, तुम सही हालत में नहीं लग रहे हो। अब दोस्तों इस तरीके से ये बात फिर से न्यूज़ मीडिया में फैलने लगती है कि क्या एसीपी विक्रम सिंधे साहब अभी जिंदा हैं और अपनी पहचान छुपाकर गरीब लोग की मदद कर रहे हैं, उनको सासा इंसाफ दिलवा रहे हैं। इस तरीके की बात न्यूज़ मीडिया में फैलने लगती है तो आम जनता के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जाने दो, चाहे वो एसपी सिंधे साहब हो चाहे वो कोई आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है ना, काम अच्छा होने से मतलब है। लेकिन दोस्तों जब ये बात उस लड़की के पिताजी यानी कि नेताजी को पता चलता है कि एसपी विक्रम सिंधे साहब जिसको मैंने मरवाया था वह अभी जिंदा है और वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो नेता समझ चुका था कि अगर एसीपी जिंदा है तो अगला नंबर अब मेरा ही आने वाला है। इसलिए दोस्तों जो नेता था वो डीजीपी को फोन करता है और डांट फटकार लगाने लगता है। कहता है कि तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है कि तुम्हारे रहते हुए इस तरीके से लोगों का मर्डर हो रहा है और तुम पता नहीं लगा पा रहे हो कि ये सब कौन कर रहा है। आपके रहते हुए ही एक बिल्डर की हत्या हो गई और तुम्हारे रहते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, वो भी थाने के अंदर। आप कर क्या रहे हैं? तब दोस्तों डीजीपी साहब कहते हैं कि सर हमको थोड़ा सा समय दीजिए, हम पूरे अपनी टीम को लगा दिए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और जल्दी हम लोग इस मामले का खुलासा करेंगे और आरोपी को पकड़कर उसको सजा दिलवाएंगे। तभी दोस्तों नेताजी जब डीजीपी से बात करते हुए अपने घर के अंदर जाते हैं और फोन रख देते हैं और जब अपने कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो उनके आंखों के सामने जो दिखाई देता है वो देखकर उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों उस रूम के अंदर ना एसीपी सिंधे साहब जो थे वो बैठे हुए थे और ये सब देखकर जो नेता था उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। नेता कहता है कि एसीपी मैं तुमको तो मरवा दिया था, तुम मर चुके थे, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तब दोस्तों एसीपी विक्रम सिंधे साहब कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के लिए मुझे मरना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदा रहते हुए तुम लोग सुकून से जीने नहीं दोगे। अगर मैं आज जिंदा होता तो शायद मैं किसी को इंसाफ नहीं दिलवा पाता, किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाता, लेकिन आज मैं मरकर वो हर काम कर पा रहा हूं जो तुम लोग मुझे जिंदा रहकर नहीं करने देते थे। दोस्तों विक्रम सिंधे साहब उस नेता को पकड़कर इतना मारते हैं, मारकर रस्सी से लटका है और फिर पंखे पर लटकाकर उसके मौत के घाट उतार देते हैं। अब दोस्तों दूसरे दिन फिर से खबर में छपता है कि घुसकर नेता की मौत हो गई है और इस खबर से जनता के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों इस तरीके से एसीपी विक्रम सिंधे साहब अपने परिवार के मौत का बदला उन गुंडों से और उन माफियाओं से और उन रिश्वतखोर पुलिस वालों से ले लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।